सकते हैं हम लोग। तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, ये रहा हमारा स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग स्नेल्स लॉ को डेराइव करेंगे बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स ने क्या कहा था कि जो भी हमारे पास में लाइट वेव्स होता है वो वेव के फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। वेव फ्रंट हमारा तीन प्रकार का था, एक था स्फेरिकल वेव फ्रंट जब हमारे पास में पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रहे। लाइन हमारा अगर रहता था सोर्स तो हमारा वहां पर जो वेव फ्रंट बनता था वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता था। और इसके बाद अगर हमारे पास में प्लेन सोर्स रहता था तो वो प्लेन वेव फ्रंट का निर्माण करता था। प्लेन वेव फ्रंट हमारा इस तरीके से फॉर्म में रहता था प्लेन, ठीक है, जो कि आगे की तरफ ट्रेवल करता था। तो यहाँ पर हम लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में दो मीडियम है, एक नीचे की तरफ मीडियम 1 है और यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर और नीचे में मीडियम 2, ऊपर में मीडियम 1 है। अब हमारे पास में ये ए बी एक वेव फ्रंट है जो कि प्लेन वेव फ्रंट है, जो कि इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारा, ये प्लेन है और ये हमारा इंटरफेस, ये जो मीडियम 2 है उसके इंटरफेस से जाके स्ट्राइक करने वाला है। ये एंगल आई का फॉर्मेशन कर रहा है नॉर्मल के साथ में, जैसे कि ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट का ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया, ये डायरेक्शन है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल के साथ में एंगल आई का फॉर्मेशन करता है। जब यहाँ पर ये होता है, ये टकराता है इस जगह पे, तो हम लोग जानते हैं कि वेव जो होता है वो उसका कुछ वेलोसिटी होता है। तो मान लेते हैं कि मीडियम 2 में इस वेव का जो वेलोसिटी है वो हमारा v2 है और मीडियम 1 में इस वेव का वेलोसिटी v1 है। तो फॉर टाइम t इज इक्वल टू टाउ, ये जो वेव होगा हमारा, ये टाउ टाइम के अंदर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल देते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये v2 टाउ बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम लोग फॉर टाइम t के लिए देखें तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स का निर्माण होगा और टी टाउ के अंदर में ये v2 टाउ का रेडियस बना करके यहाँ पर एक सेकेंडरी वेवलेट का निर्माण करेगा। ठीक है, जब तक ये इतना दूर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये वाला पार्ट जो होगा वो यहाँ पर आके स्ट्राइक करेगा और उसका वेव फ्रंट हम लोग देखेंगे तो वो यहाँ बनेगा। और इस तरीके से अगर हर एक पॉइंट के वेव फ्रंट को मिलाते चले जाएंगे उसके टेंजेंट्स को, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। ठीक उसी टाइम में हमारा पॉइंट बी से जो वेव फ्रंट होगा वो v1 स्पीड के साथ जाएगा तो v1 टाउ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसा एज्यूम कर ले रहा है कि ये टाउ टाउ वही टाइम है जहां पर ये बी से सी की तरफ का डिस्टेंस जाने वाला है। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया वो v1 टाउ कवर किया, इन सबको मिला दिया हम लोग। तो यहाँ पर क्या नोटिस किया कि ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बातों को ध्यान देंगे, एंगल्स को देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो एंगल हमारा बना रहा था मीडियम, ये यहाँ पर एंगल आर का फॉर्मेशन किया, ये आया एंगल आई से और रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ पर एंगल आर का निर्माण कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म्स को देखेंगे। ये कंप्लीट ये एंगल 90 डिग्री था, अगर ये आई है तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा ये एंगल ये 90 माइनस आई होगा। ठीक है, ये 90 माइनस आएगा। अब यहाँ पर हम लोग गौर से देखें तो अगेन ये वाला पार्ट फिर से हमारे पास में एक परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस आई और प्लस ये जो एंगल है, ठीक है, ये समथिंग एंगल मान लेते हैं एक्स है, तो ये दोनों का सम कितना होने वाला है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे 90 90 कट जाएगा और एक्स जो होगा हमारा वो माइनस आई इधर आएगा तो प्लस आई के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल एंगल आई के बराबर हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ पर एंगल आर हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एंगल आर हो गया हमारा। अब चूंकि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि क्लियरली पता चल सके। ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने समझा कि एंगल आई कैसे आया। अब यहाँ पर एंगल आर के बारे में हम लोग क्लियरली थोड़ा देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पे नोटिस करें हम लोग कि यहाँ पर ये एंगल आर है, ये परपेंडिकुलर है हमारा, ये तो 90 डिग्री हो गया। अगर इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें ये भी परपेंडिकुलर है, तो अगर ये आर है तो ये कितना हो गया 90 माइनस आर। अब इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होने वाला है 90 डिग्री, क्योंकि 90 तो ऑटोमेटिक ले ही लिया और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 माइनस आर प्लस इस एंगल को कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, अगेन इसको एक्स ही मान लेते हैं, फिर बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये एंगल आएगा एक्स आएगा वो भी कितना आएगा, ये भी आर ही के बराबर आने वाला है, मतलब ये एंगल यहाँ पर आर होगा। तो आई होप कि ये समझ में आएगा कि किस तरीके से वो सारा एंगल्स जो है वो आई है या फिर आर कहाँ पर फॉर्म कर रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मेन डेरिवेशन के पास में। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि फर्स्ट एंगल का भी साइन निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल को चूज करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग क्या देख रहे हैं साइन ऑफ फाई।
तो साइन आई हमारे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड ये हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हमारा हो गया। ठीक है, बन जाएगा बी सी बाई ए सी। अच्छा, बी सी क्या था, वी वन टाउ बाई ए सी। आई होप ये क्लियर हो रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम आपसे बात करें ट्रायंगल ए ई सी के अंदर में, तो यहाँ पर साइन ऑफ आर क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ आर हमारा हो जाएगा ये दिस ए ई बाई ए सी। अगर यहाँ से इसको देखें ए ई बाई ए सी, तो ए क्या था, वी टू टाउ बाई ए सी। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें, क्योंकि हमारे पास नील्स लॉ के अंदर ये था ना कि रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर, तो इन दोनों को डिवाइड करें और वहां से देखते हैं कि ये क्या वैल्यू देता है। तो ये वी वन टाउ बाई ए सी आएगा, अब बाई में वी टू टाउ बाई ए सी आएगा। ये ए सी कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये वी वन टाउ बाई वी टू टाउ बचेगा, यहाँ से टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया वी वन बाई वी टू। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ। अब हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर के हम लोग दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब एक लाइट रे एयर या वैक्यूम से होते हुए किसी और मीडियम में जाए, तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते थे उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते थे, और यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन अगर हम लोग बात करें n1, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो मान लेते हैं इस मीडियम में वेलोसिटी अगर v1 है और इसमें हमारा लाइट का स्पीड c होता है, तो ये c बाई v1 आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग n2 निकाले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये c बाई v2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाइज दैट करके v1 बराबर क्या ले सकते हैं, c बाई n1, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू c बाई n2। अब इन दोनों के वैल्यूज को पुट करें हम लोग, तो साइन आई बाई साइन आर क्या था हमारे पास में, तो साइन आई बाई साइन आर था v1 बाई v2, v1 बाई v2। तो v1 का जगह हम लोग पुट करें वैल्यू, तो क्या बन जाएगा, c बाई n1 डिवाइडेड बाई c बाई n2। ये बन जाएगा c बाई n1 इंटू n2 बाई c, ये कट जाएगा, तो ये n2 बाई n1 हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, और हम लोगों ने स्नेल्स इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते, इस n1 को साइन आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये रहा हमारा स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर का रेशियो जो था वो एक किसी कांस्टेंट के बराबर रहता था।